नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सिनेमा को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया था। हम सब मूवीज तो देखते हैं पर क्या हम मूवीज को सच्ची में रीड कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब दिया एक फेमस अमेरिकन फिल्म क्रिटिक और एजुकेटर जेम्स मोनाको ने अपनी बहुत ही फेमस बुक में जिसका नाम है हाउ टू रीड अ फिल्म। ये बुक एक तरह से सिनेमा और मीडिया स्टडीज की बाइबल मानी जाती है और अब तक इसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर आप मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर या फिर फिल्म थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, तो आपने इस बुक का नाम जरूर से सुना होगा। जेम्स मोनाको की ये बुक का मेन एम ये समझाना है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट मीडियम और आर्ट फॉर्म है। हाउ टू रीड अ फिल्म में उन्होंने मूवीज की हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और थ्योरी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो बताते हैं कि जैसे हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं, उसके वर्ड, सेंटेंसेस और ग्रामर के थ्रू हम उसको पढ़ते हैं, वैसे ही हमें फिल्म को भी उसके विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू रीड करना आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पढ़ाए जाने वाले चैप्टर पर फोकस करेंगे, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ फिल्म, साइंस एंड सिंटेक्स। ये चैप्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिटरेचर एंड सिनेमा सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। तो आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या खास है? इस चैप्टर में जेम्स मोनाको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। क्या फिल्म की कोई लैंग्वेज होती है? अगर हाँ, तो इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर क्या है? और अगर नहीं, तो फिर हम बिना किसी फॉर्मल स्कूल ट्रेनिंग के बचपन से ही टीवी और मूवीज को इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं? यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे और कैट्स भी टीवी स्क्रीन पर चलते हुए विजुअल्स को आसानी से समझ लेते हैं। मोनाको बताते हैं कि सिनेमा एक आम लैंग्वेज जैसा नहीं है जिसमें लेटर्स या फिर वर्ड्स होते हैं, बल्कि ये एक विजुअल लैंग्वेज है जो साइंस और सिंटेक्स के थ्रू काम करती है। उनका मानना है कि जब आप इस विजुअल लैंग्वेज के टेक्निकल कोड्स को समझ जाते हैं, तो आप एक ऑर्डिनरी व्यूअर से हटकर एक सिनेमेट यानी कि एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यानी आप पैसिव होकर बस मूवी को देखते नहीं है बल्कि उसके हर एक फ्रेम, हर एक शॉट के मीनिंग को एक्टिवली रीड करते हैं। और यही इस वीडियो का मकसद भी है, आपको एक सिनेमेट व्यूअर बनाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले मेजर सेक्शन से, द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ सीइंग। जब हम एक मूवी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा देखना एक बिल्कुल नेचुरल और पैसिव प्रोसेस है। हमें लगता है कि बस आंखें खुली हैं और हम ऑटोमेटिकली सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पर जेम्स मोनाको बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखना एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किताब के पन्नों को पढ़ना। पर इसमें हमारी आंखें और दिमाग एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आंखों की फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारी आंखें एक कैमरा की तरह पूरे सीन को एक साथ परफेक्टली क्लियरली नहीं देखती। ह्यूमन आई में एक बहुत ही छोटा सा सेंट्रल हिस्सा होता है जिसे फोविया कहा जाता है। सिर्फ इस फोविया में ही हाई एक्यूटी यानी कि एकदम क्लियर और शार्प विजन होती है। इसका मतलब ये है कि फ्रेम में किसी भी बड़ी चीज को क्लियरली देखने के लिए हमारी आंखों को लगातार फ्रेम के अलग अलग हिस्सों पर मूव करना पड़ता है। इन रैपिड सेमी कॉन्शियस आई मूवमेंट्स को साइंस में सेकैड्स कहा जाता है। एक सिंगल सेकैड को कंप्लीट होने में लगभग 1/20th ऑफ अ सेकंड का टाइम लगता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टाइमिंग एग्जैक्टली सिनेमा के परसिस्टेंस ऑफ विजन के इंटरवल से मैच भी करती है, जो कि मोशन पिक्चर्स को फिजिकली पॉसिबल बनाता है। रशियन साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एल यारबूस ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि किसी इमेज को स्कैन करते वक्त हमारी आंखें स्मूथ तरीके से मूव नहीं करती, बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शार्प जर्क लेती हैं। हमारी आंखें स्क्रीन पर रेंडमली नहीं घूमती, बल्कि उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जहां वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स पर फोकस करती हैं, जैसे कि कैरेक्टर के फेसेस, आंखें और उनके हाथ। तो फिजिकली हम सच में एक इमेज का डाटा गैदर करने के लिए उसे पढ़ या फिर रीड कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ फिजिकल मूवमेंट पर आकर खत्म नहीं होती। मोनाको आगे समझाते कि हमारी परसेप्शन यानी चीजों को देखने का नजरिया एक लर्न्ड और कल्चरली डिटरमाइंड स्किल है। यानी आप क्या देखते हैं और उसको कैसे समझते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आसपास के कल्चर से क्या सीखा है। इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने 1920s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट विलियम हडसन द्वारा किए गए एक फेमस स्टडी का भी एग्जाम्पल दिया। विलियम हडसन ने रूरल अफ्रीकन पॉपुलेशंस जिनका वेस्टर्न विजुअल कल्चर से कोई कांटेक्ट नहीं था, उन पर एक टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या वो 2D यानी कि टू डायमेंशनल ड्राइंग्स में थ्री डायमेंशनल डेप्थ को हमारी तरह समझ पाते हैं या नहीं। रिजल्ट बिल्कुल अनइक्विवोकली क्लियर था।
उन्हें ड्राइंग्स में वो डेप्थ और पर्सपेक्टिव बिल्कुल समझ नहीं आई। इससे ये प्रूव होता है कि किसी 2D इमेज या फिर फ्लैट मूवी सीन पर 3D डेप्थ देखना कोई बायोलॉजिकल ह्यूमन ट्रेट नहीं है, बल्कि एक वेस्टर्न कल्चरल कन्वेंशन है जो हमने टाइम के साथ सीखी है। इसी कल्चरल कंडीशनिंग को जेम्स मनाको कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स के थ्रू भी समझाते हैं, जैसे कि एम्बिगियस ट्राइडेंट या फिर नेकर क्यूब। अगर किसी इंसान को वेस्टर्न 3D ड्राइंग्स के रूल्स नहीं पता है, तो उसके दिमाग को ये इल्यूजन्स कंफ्यूज नहीं करेंगी, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ लाइंस बराबर है। पर क्योंकि हमने उन रूल्स को बचपन से इंटरनलाइज कर लिया है, हमारा दिमाग इन इल्यूजन्स को देखकर इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब है इमेज सिर्फ आंखों पर पड़ने वाली लाइट नहीं है, बल्कि दिमाग में बनने वाला एक मेंटल एक्सपीरियंस भी है। इसलिए जेम्स मनाको कंक्लूड करते हैं कि एक विजुअली लिटरेट इंसान किसी भी इमेज को 3 अलग-अलग डायमेंशंस में रीड करता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, जिसमें एक रीडर के पास हाईली एफिशिएंट और एक्सटेंसिव सर्कैडिक पैटर्न्स होते हैं, जिसमें वो स्क्रीन पर जरूरी चीजों को जल्दी ढूंढ लेता है। दूसरा है एंथोग्राफिक, जिसमें एक लिटरेट व्यूअर अपने पास वास्ट कल्चरल नॉलेज और विजुअल कन्वेंशंस का यूज करता है फ्रेम को समझने के लिए। तीसरा है साइकोलॉजिकल, जिसमें रीडर उस इमेज से मिलने वाले अलग अलग कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स को सक्सेसफुली एसिमुलेट और इंटीग्रेट करता है, एक मेंटल एक्सपीरियंस बनाने के लिए। यही बड़ी वजह है कि भले ही एक छोटा बच्चा टीवी पर चलते हुए कार्टून्स पहचान ले, लेकिन एक फिल्म इमेज को डीपली और एडल्ट की तरह समझने में उसे 8 से 10 साल लग जाते हैं। फिल्म देखना उतना पैसिव और आसान नहीं है जितना हमको लगता है। बस हमने इस प्रोसेस को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है। तो दोस्तों, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी आंखें फिजियोलॉजिकली एक इमेज को कैसे रीड करती हैं, चलिए कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द शॉर्ट सर्किट साइन। जेम्स मनाको अब हमें लिंग्विस्टिक और सेमियोलॉजी की दुनिया में ले जाते हैं। सेमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, यानी साइंस और सिंबल्स का विज्ञान, उसकी साइंस। अगर हमें फिल्म को एक लैंग्वेज मानना है, तो हमें उसके साइंस को टेक्निकली समझना पड़ेगा। किसी भी नॉर्मल रिटन या स्पोकन लैंग्वेज में एक साइन के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है सिग्निफायर और दूसरा होता है सिग्निफाइड। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक वर्ड है बुक, यानी BOO के बुक। ये लेटर्स जब आप पेज पर देखते हैं या जो साउंड आप बोलते हैं, वो है सिग्निफायर। और वो फिजिकल किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे आप सच में छू सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है सिग्निफाइड। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर गौर कीजिए। क्या इन लेटर्स बुक और एक असली फिजिकल किताब के बीच में कोई विजुअल या फिर फिजिकल सिमिलैरिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती। इनका कनेक्शन बिल्कुल आर्बिट्री, यानी कि मनमाना है। हमने बस बचपन से सीख लिया है कि इस साउंड या फिर इन लेटर्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी रिटन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी की पावर ही यही है कि उसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच एक बड़ा डिस्टेंस या फिर गैप होता है, जो हमारी इमेजिनेशन को उड़ने का मौका देता है। लेकिन जेम्स मोनाको बताते हैं कि सिनेमा में आकर ये बेसिक रूल पूरी तरीके से बदल जाता है। सिनेमा में जब आप स्क्रीन पर एक किताब देखते हैं, तो बस वो बिल्कुल ऐसी एक किताब जैसी दिखती है। यहाँ सिग्निफायर यानी स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज और सिग्निफाइड यानी असली फिजिकल किताब लगभग एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं। इनके बीच का वो लिंग्विस्टिक गैप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी यूनिक और डायरेक्ट कनेक्शन को मोनाको ने एक बहुत ही फेमस नाम दिया है, द शॉर्ट सर्किट साइन। ये शॉर्ट सर्किट साइन सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत भी है और आयरॉनिकली इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी। इसी कंटेक्स्ट में एक और बहुत फेमस फिल्म थ्योरिस्ट हुए हैं, क्रिश्चियन मेंस। उन्होंने एक ऐसी लाइन कही थी जो हर एक फिल्म स्टूडेंट को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अ फिल्म इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब एक फिल्म को एक्सप्लेन करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसे समझना बहुत ही आसान होता है। सोचिए अब आप इस बारे में, जब स्क्रीन पर एक रोज यानी एक गुलाब को दिखाया जाता है, तो एक छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कि ये क्या है। हमें शॉर्ट सर्किट साइन को डिकोड करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हम इंस्टेंटली समझ जाते हैं। पर इस आसानी की वजह से हम धोखा खा जाते हैं। हम उस सीन को इतना रियल मान लेते हैं कि हम उसके पीछे की आर्टिस्ट्री को भूल जाते हैं। हम ये नोटिस ही नहीं करते कि उस रोज पर लाइटिंग कैसी है, कैमरा एंगल लो है या फिर हाई है, बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसा चल रहा है और उसके आसपास के शॉट्स कैसे हैं। रिटन लैंग्वेज में ऑथर आपको सिर्फ रोज लिखकर देता है और आपको अपने दिमाग में उसकी इमेज खुद बनानी पड़ती है, जिससे आप एक्टिवली एंगेज रहते हैं एक बुक के साथ। और वर्ड के साथ खेला भी जा सकता है, जैसे वो रोजी लिख सकता है या रोजियर लिख सकता है। और सिनेमा में एक रोज की इमेज बस एक स्पेसिफिक रोज की इमेज होती है, नथिंग मोर नथिंग लेस। फिल्म मेकर आपके लिए वो इमेज बनाने का काम खुद कर देता है, जिससे एज अ व्यूअर आप पैसिव हो जाते हैं। यही वजह है मोनाको इस सेक्शन में हमें वार्न करते हैं,
अगर हमें सच्ची में एक सिनेमेट ऑब्जर्वर बनना है, तो हमें शॉर्ट सर्किट साइन के मीनिंग से बाहर आना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि भले ही स्क्रीन पर दिखने वाली चीज रियल लग रही हो, पर वो एक केयरफुली कंस्ट्रक्ट की हुई इमेज है, जिसके पीछे एक फिल्म मेकर का स्पेसिफिक इंटेंशन छिपा हुआ है। दोस्तों, अभी तक हमने शॉर्ट सर्किट साइन को समझ लिया है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट पर। फिल्म आखिर हमसे बात कैसे करती है? जेम्स मोनाको बताते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की तरह फिल्म में भी मीनिंग तो अलग अलग लेवल्स पर जनरेट होता है। एक होता है डिनोटेटिव और दूसरा होता है कोनोटेटिव। चलिए इस शिफ्ट को ध्यान से समझते हैं। पहले बात करते हैं डिनोटेटिव मीनिंग की। डिनोटेशन का सीधा मतलब होता है लिटरल या फिर एग्जैक्ट मीनिंग। सिनेमा इस चीज में दुनिया का सबसे पावरफुल मीडियम है। सोचिए, अगर एक नॉवेलिस्ट को एक कमरे का सीन लिखना है, तो उसे कई पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। उसे बताना पड़ेगा कि दीवारों का रंग कैसा था, फर्नीचर कहाँ रखा था और खिड़की से आने वाली लाइट कैसी लग रही थी। रीडर को अपने दिमाग में एक एक शब्द जोड़कर उस कमरे की इमेज बनानी पड़ती है। पर एक फिल्म मेकर उस पूरे रूम को उसके ओरिजिनल टेक्सचर्स, शैडोज और रियल वर्ल्ड डिटेल्स के साथ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिनोट कर देता है। यानी जैसा वो है वैसा एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में उसको वो दिखा देता है। फिल्म रियलिटी को रिकॉर्ड करने का एक परफेक्ट टूल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिनेमा सिर्फ डिनोटेटिव होता, तो वो कैसा लगता? वो बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरा की तरह होता, जो बस एक चौराहे, एक इंटरसेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसमें कोई आर्ट या इमोशन नहीं होता। इसलिए मोनाको समझाते हैं कि सिनेमा की सच्ची आर्टिस्ट्री उसके कोनोटेटिव पावर में छुपी हुई है। कोनोटेशन का मतलब है वो हिडन एसोसिएटिव और इमोशनल मीनिंग जो फिल्म मेकर उस फिजिकल रियलिटी के साथ बड़ी चालाकी से अटैच करता है। जेम्स मोनाको ने लिंग्विस्ट रोमन जेकॉब्सन के स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक का यूज करते हुए वो बताते हैं कि फिल्म में दो तरीकों के कोनोटेटिव मीनिंग क्रिएट हो सकते हैं। ये दो डायमेंशन या एक्सेस हैं, पैराडिग्मेटिक और दूसरा है सिंटेगमेटिक। अगर आप इन दोनों को समझ गए, तो आप किसी भी मूवी को इजीली डिकोड कर लेंगे। पहला है पैराडिग्मेटिक एक्सेस। इसका रिलेशन इस सवाल से है कि हाउ टू शूट इट, यानी सीन को शूट कैसे करना चाहिए। ये एक वोकैबुलरी चुनने जैसा होता है, जैसे बुक के लिए एक वोकैबुलरी चुनी जाती है, वैसे ही। इसे समझने के लिए एक सिंपल और फेमस एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सीन में एक गुलाब का फूल है। अगर फिल्म मेकर उस रोज को एक लो एंगल शॉट से शूट करता है, तो वो फुल स्क्रीन पर बड़ा और ओवर पावरिंग और डोमिनेंट लगेगा। हमें ये सब कॉन्शियसली इसलिए फील होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस लो एंगल शॉट को उन बाकी सभी इमेजिनरी शॉट से कंपेयर करता है जो फिल्म मेकर ने नहीं चुने। जैसे कि एक ओवरहेड शॉट, यानी ऊपर से लिया गया शॉट, जिसमें वो रोज एक छोटा और वीक लगता है। तो फ्रेम के अंदर की लाइटिंग, एंगल और कंपोजिशन से जो मीनिंग निकलता है, वो पैराडिग्मेटिक कोनोटेशन होता है। दूसरा एक्सिस है सिंटेगमेटिक। इसका रिलेशन कॉम्बिनेशन या फिर ग्रामर से है, यानी हाउ टू प्रेजेंट इट। उस शॉट को एडिट या फिर प्रेजेंट कैसे करना है। अब उसी रोज के शॉट को वापस से लीजिए। अगर स्क्रीन पर रोज दिखने के ठीक बाद एक कॉफिन बॉक्स आता है, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि यहाँ वो रोज मॉर्निंग, सैडनेस और डेथ का सिंबल है। लेकिन अगर उसी रोज के शॉट के बाद दो लवर्स गले मिलते हैं, तो उस रोज का मीनिंग पूरी तरीके से बदलकर रोमांस और पैशन बन जाएगा। यहाँ एक अकेले शॉट का मीनिंग इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसके आगे और पीछे सिक्वेंशियल टाइम में कौन से शॉट्स लगाए गए हैं। इसे सिंटेगमेटिक कोनोटेशन कहते हैं। इस टॉपिक को क्लोज करते हुए जेम्स मोनाको एक डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट रखते हैं। लिटरेचर में राइटर की डिस्क्रिप्टिव पावर स्ट्रिक्टली उसकी वोकैबुलरी तक लिमिटेड होती है, इसलिए वहां रीडर के पास अपनी इमेजिनेशन उड़ाने की पूरी आजादी है। पर सिनेमा में फिल्म मेकर के पास एक डिक्टेटोरियल पावर होती है। वो स्क्रीन पर जो एग्जैक्ट फिजिकल डिटेल देता है, व्यूअर की इमेजिनेशन उसी स्पेसिफिक फ्रेम के अंदर कैद हो जाती है। फिल्म सजेस्ट नहीं करती, वो डायरेक्ट स्टेट करती है। इसलिए एक पैसिव विक्टिम बनने के बजाय एक स्मार्ट सिनेमेट ऑब्जर्वर बनना जरूरी है, जिसे ये पैराडिग्मेटिक और सिंटेगमेटिक ट्रिक्स समझ आती हो। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एक फिल्म मेकर फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन से कैसे नई मीनिंग्स क्रिएट करता है। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे विजुअली इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, द सिंटेक्स ऑफ स्पेस, जिसे सिनेमा की टेक्निकल भाषा में मिज़ेन्सीन कहा जाता है। जब कोई नया व्यूअर इस वर्ड को सुनता है, तो उसे लगता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। पर जेम्स मोनाको इसे बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मिसेंसीन असल में एक फ्रेंच थ्योरेटिकल टर्म है, जिसका लिटरल मतलब होता है पुटिंग इनटू द सीन, यानी सीन के अंदर चीजों को रखना। अगर हम फिल्म को एक लैंग्वेज मान रहे हैं, तो मिसेंसीन उस लैंग्वेज का सिंटेक्स ऑफ स्पेस है। एक फिल्म मेकर को फिल्म बनाते वक्त तीन सबसे जरूरी सवालों के जवाब देने होते हैं। व्हाट टू शूट, यानी क्या शूट करना है। हाउ टू शूट इट, कैसे शूट करना है। हाउ टू प्रेजेंट द शॉट, उस शॉट को प्रेजेंट कैसे करना है।
इनमें से जो पहले 2 सवाल हैं, क्या और कैसे शूट करना है, उसका जवाब मिशन सीन है। इस प्रोसेस को लोग अक्सर एक स्टैटिक या रुकी हुई पेंटिंग जैसा समझते हैं, पर मोनाको बताते हैं कि क्योंकि हम अपनी आंखों से इस इमेज को एक्टिवली रीड कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। मोनाको मिशन सीन के कोड्स को 2 अलग-अलग लेवल्स पर डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको डीपली समझ सकें। पहला लेवल है द फ्रेम्ड इमेज यानी स्टैटिक कंपोजिशन। मान लीजिए कैमरा बिल्कुल रुका हुआ है और फ्रेम में खड़े एक्टर्स भी मूव नहीं कर रहे। क्या ऐसी रुकी हुई स्टैटिक इमेज से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं? बिल्कुल। इस स्टैटिक फ्रेम के अंदर भी मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। इसमें सबसे पहला कोड है एस्पेक्ट रेशियो यानी स्क्रीन की विड्थ और हाइट का प्रोपोर्शन क्या है। एक चौड़ी एक वाइड स्क्रीन जैसे सिनेमा में होती है, हमें एक अलग फीलिंग देती है, और एक स्क्वायर पुरानी टीवी स्क्रीन जैसे होती है, वो हमें एक अलग फील देती है। हमारी फोन की स्क्रीन हमें अलग फील देती है, टैब की स्क्रीन अलग फील देती है। इसके अलावा फ्रेम के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बैकग्राउंड ब्लर है और सिर्फ हीरो का चेहरा क्लियर है, शैलो फोकस है, तो फिल्म मेकर हमें बता रहा है कि आसपास की दुनिया इतनी जरूरी नहीं है फिलहाल, सिर्फ हीरो के इमोशंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आगे खड़ा हीरो और पीछे खड़ा विलन दोनों एक साथ परफेक्टली क्लियर फोकस में है, यानी उन दोनों पर डीप फोकस है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन दोनों के बीच एक स्पाइटल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना लेता है। और इस फ्रेम्ड इमेज का सबसे पावरफुल टूल है लाइटिंग। अगर किसी कैरेक्टर के पीछे से लाइट आ रही है, बैक लाइटिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसके चारों तरफ एक हेलो यानी एक रोशनी का घेरा बन जाता है, जो उस कैरेक्टर को डोमिनेट और एंजेलिक बनाता है, जैसे कि आजकल ये वायरल ट्रेंड भी चल रहा है। वहीं अगर लाइट साइड से आ रही है, जिसे हम सिनेमैटिक लाइटिंग कहते हैं या साइड लाइटिंग कहते हैं, जिससे आधा चेहरा रोशनी में और आधा अंधेरे में हो, तो इस इफेक्ट को आर्ट की भाषा में क्यारोस्कूरो कहते हैं। ये टेक्निक कैरेक्टर की मॉरल एम्बिग्युइटी यानी उसके अंदर के अच्छे और बुरेपन के कन्फ्लिक्ट को दर्शाती है। लेकिन सिनेमा सिर्फ रुकी हुई पेंटिंग्स का कलेक्शन तो नहीं है, इसमें टाइम और मोशन भी होता है। जब एक शॉट के अंदर टाइम जुड़ जाता है, तो उसे डायक्रॉनिक शॉट कहते हैं। डायक्रॉनिक का मतलब होता है जो वक्त के साथ आगे चेंज होता रहे। जब कैमरा मूव करता है, जैसे पैनिंग, टिल्टिंग या ट्रैकिंग, या जब एक्टर्स फ्रेम के अंदर मूव करते हैं, तो शॉट डायक्रॉनिक बन जाता है। मोनाको इस डायक्रॉनिक शॉट के 5 मेन वेरिएबल्स बताते हैं: डिस्टेंस, फोकस, एंगल, मूवमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू। इसके सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ट्रैकिंग शॉट, जहां कैमरा किसी मूविंग गाड़ी या फिर ट्रैक पर सब्जेक्ट के साथ साथ चलता है। एक ट्रैकिंग शॉट लगातार हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता रहता है। यह मूवमेंट हमारे दिमाग को डेप्थ परसेप्शन समझाने में इतनी ज्यादा मदद करती है, जो एक रुका हुआ कैमरा कभी नहीं कर सकता। ये हमें डायरेक्ट सिनेमैटिक दुनिया का हिस्सा बना देती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि मिशन सीन सिर्फ सेट डेकोरेशन या एक्टर्स को सुंदर दिखाने का नाम नहीं है। ये वो ग्रामेटिकल रूल्स और कोड्स हैं जिनके जरिए एक फिल्म मेकर स्पेस को डिजाइन करता है, ताकि व्यूअर बिना एक भी डायलॉग सुने उस सीन के इमोशनल और नैरेटिव मीनिंग को सबकॉन्शियसली समझ सके। तो ये था हमारा सिंटेक्स ऑफ स्पेस, जिसे हम मिशन सीन कहते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे डायनेमिक हिस्से पर आ गए हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि एक फिल्म मेकर फ्रेम के अंदर की जगह को यानी स्पेस को कैसे विजुअलाइज करता है, कैसे सेट करता है। लेकिन सिनेमा सिर्फ रुकी हुई इमेजेस नहीं है, इसमें वक्त यानी टाइम का फ्लो होता है। इसलिए हमारा 5वां सेक्शन है द सिंटेक्स ऑफ टाइम और साउंड। अगर मिशन सीन स्पेस का सिंटेक्स है, तो मॉन्टेज टाइम का सिंटेक्स है। मॉन्टेज का बेसिक मतलब होता है एडिटिंग, यानी अलग अलग शॉट्स को एक के बाद एक जोड़ना। एक फिल्म मेकर को जो तीसरा सबसे बड़े सवाल फेस करना होता है, वो होता है हाउ टू प्रेजेंट अ शॉट, यानी शॉट को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, और इसका जवाब मॉन्टेज यानी कि एडिटिंग ही है। जेम्स मोनाको समझाते हैं कि मॉन्टेज 3 अलग अलग तरीकों से काम करता है। प्रैक्टिकल या कंटिन्यूटी एडिटिंग, ये हॉलीवुड का क्लासिक स्टाइल है जहां कट्स को इतना स्मूथ रखा जाता है कि व्यूअर को एडिटिंग नोटिस ही ना हो। इसका मकसद एक कंटिन्यूअस लॉजिकल स्टोरी दिखानी होती है। एक्सेलरेटेड मॉन्टेज, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शॉट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि लंबे टाइम को कंप्रेस करके जल्दी दिखाया जा सके। जैसे किसी स्पोर्ट्स मूवी में कोई ट्रेनिंग सीक्वेंस दिखाते हैं ना, जहां एक गाने में, एक 2 मिनट के गाने में कई सालों की मेहनत दिखा दी जाती है। डायलेक्टल या फिर रेशनल मॉन्टेज, ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसे सोवियत फिल्म मेकर्स जैसे सेरेगी और वीआई पुडोकविन, देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, उन्होंने डेवलप किया था। इसका फॉर्मूला है A+B=C, यानी जब आप एक शॉट ए के बाद एक दूसरा बिल्कुल अलग शॉट बी लगाते हैं, तो व्यूअर के दिमाग में एक तीसरा नया मीनिंग सी पैदा होता है।
पोडोफ्स्की ने इसके 5 टाइप्स बताए हैं, जैसे कंट्रास्ट। अगर आप एक भूखे इंसान के शॉट के तुरंत बाद एक बहुत अमीर और मोटे इंसान का शॉट लगा दो, तो बिना एक शब्द बोले आप सोसाइटी की इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज कर देते हो। इन्हीं अलग-अलग टाइम स्ट्रक्चर्स को कैटेगराइज करने के लिए थ्योरिस्ट क्रिश्चियन मेट्स ने एक बहुत ही फेमस सिस्टम बनाया है, जिसे ग्रांडे सिंटैग्मेटिक कहा जाता है। उन्होंने नैरेटिव फिल्म के ट्रांजिशंस को 8 अलग-अलग सिंटैग्मास में डिवाइड किया है, जैसे पैरेलल सिंटैग्मा, दो अलग जगह चल रही कहानियों को एक साथ दिखाना, या एपिसोडिक सीक्वेंस, किसी के सालों के सफर को छोटे छोटे एपिसोड्स में दिखाना, जैसे सिटीजन केन मूवी का एक फेमस ब्रेकफास्ट सीन है। अब आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही सरप्राइजिंग एस्पेक्ट पर, साउंड। हमें लगता है कि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, पर क्रिश्चियन मेट्स ने बताया कि एक फिल्म में लगातार 5 अलग अलग चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं। वो क्या क्या है? द विजुअल इमेज, जो हमको स्क्रीन पर दिखने वाला वीडियो है। प्रिंट एंड अदर ग्राफिक्स, जैसे कि सबटाइटल, क्रेडिट्स या फिर सीन में दिखने वाले लिखे हुए वर्ड्स। स्पीच यानी एक्टर्स के डायलॉग्स। म्यूजिक यानी बैकग्राउंड स्कोर या फिर गाने जो चल रहे हैं। नॉइज या फिर साउंड इफेक्ट, आसपास की आवाजें कैसी हैं, जैसे चिड़िया चेंचा रही हैं, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, वैसा कुछ। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 5 में से 3 चैनल, स्पीच, म्यूजिक और नॉइस, ऑडिटरी हैं, यानी सुनने वाले हैं। इससे पता चलता है कि फिल्म लैंग्वेज में साउंड का कितना बड़ा रोल होता है। विजुअल इमेज और नॉइस फिल्म में लगातार कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, जबकि स्पीच, म्यूजिक और प्रिंट इंटरमिटेंट होते हैं, यानी फिल्म मेकर इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या फिर ऑफ करता रहता है, इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ आकर हमारी हाउ टू रीड अ फिल्म की ये डीप डाइव कंप्लीट होने लगती है। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं मोनाको के चैप्टर का एक आखिरी और सबसे जरूरी टेक अवे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसे सिनेमैटिक ट्रोप्स कहते हैं। लिटरेचर में मेटाफर का यूज करना बहुत आसान है, जैसे किसी को शेर बोल देना। पर सिनेमा में मेटाफर दिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो रियल जैसा लगता है। मतलब आप समझ रहे हो, आपको किसी को शेर बोलना है और आप शेर दिखा दोगे तो आप उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए सिनेमा सबसे ज्यादा 2 लिटरेरी डिवाइसेस पर डिपेंड करता है, जो कि है मेनेटमी और सिनेक्डिकी। इनका सिंपल सा मतलब होता है पार्ट ऑफ द होल, यानी एक छोटे से हिस्से से पूरी चीज को दर्शाना। जैसे अगर स्क्रीन पर सिर्फ मार्चिंग बूट्स यानी चलते हुए जूते का एक क्लोजअप सीन दिखाया जाए, तो व्यूअर तुरंत समझ जाएगा कि एक पूरी आर्मी वहां पर पहुंच चुकी है। अगर दीवार पर लगे कैलेंडर के पेज तेजी से उड़ते जाएं, तो हम समझ जाते हैं कि कई साल बीत चुके हैं। ये सिनेमा की शॉर्ट हैंड यानी शॉर्टकट लैंग्वेज है। सिनेमा हमें पूरी दुनिया फ्रेम में नहीं दिखाता, वो हमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है, व्हाट वी सी। और हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस अनसीन दुनिया को इमेजिन कर लेता है, व्हाट वी डोंट सी। जेम्स मोनाको का ये चैप्टर, द लैंग्वेज ऑफ फिल्म, साइंस एंड सिंटेक्स, हमें यही सिखाता है कि सिनेमा का जादू उसके शॉर्टकट साइन में छिपा हुआ है। ये इतना रियल लगता है कि हम इसे आसानी से समझ लेते हैं, और इसी वजह से हम इसके पीछे की आर्टिस्ट्री को मिस कर देते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के बाद जब अगली बार आप कोई मूवी देखेंगे, तो आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आप नोटिस करेंगे कि कैमरा का एंगल कहाँ है, बैकग्राउंड नॉइस क्या कह रही है, और एक कट के बाद दूसरा कट क्या मीनिंग पैदा कर रहा है। आप एक ऑर्डिनरी व्यूअर से एक सिनेमेट ऑब्जर्वर बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको आपके एग्जाम्स और जनरल फिल्म अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।